तो कैसे हो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्वल वालों ने अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस किया है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या उनका ये डिसीजन सही है। मतलब जिनको अब तक हमने एज अ हीरो देखा हुआ है, क्या उनको एज अ सुपर विलन दिखाना सही रहेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मार्वल वालों का ये डिसीजन बहुत ही सही है। बात तो सही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और आपको एक कैरेक्टर जर्नी पर ले जाऊंगा, जहां पर हर उस सिचुएशन में आपको बस अपने रॉबर्ट डाउनी को इमेजिन करना है। तो आप खुद समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। कहानी की शुरुआत होती है लातवेरिया, जो कि एक फिक्शनल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री होती है, जहाँ के रोमानी ट्राइब में एक दिन एक बच्चे का जन्म होता है और इस बच्चे का नाम रखा जाता है विक्टर वॉन डूम। विक्टर वॉन डूम की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट इसकी पूरी पर्सनालिटी को ही बदल के रख देते हैं और ये विक्टर वॉन डूम से डॉक्टर डूम बन जाता है। तो इसके फादर वॉर्नर वॉन डूम, जो कि अपनी ट्राइब में एक हीलर यानी कि एक चिकित्सक होते हैं, और इसकी माँ सिंथिया वॉन डूम, जो कि सीक्रेटली एक डीमन होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक डीमन। तो भाई अब तक तो विक्टर की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक दिन इसकी माँ सिंथिया, जो कि अपने लोगों को एक क्रूर शासक के अत्याचार से बचाने के लिए अपनी काली जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और इसी के साथ ये मेपिस्टो नाम के एक डीमन गॉड के साथ सौदा भी करती है। इस सौदे के चलते ये आगे जाके मारी भी जाती है। तो अब तक यंग विक्टर ने ये सब कुछ देख लिया होता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये इन रहस्यमय कलाओं के प्रति थोड़ा बहुत डर भी बैठ चुका होता है और इसी के साथ ये इन जादुई कलाओं को और भी ज़्यादा जानना चाहता है और सीखना भी चाहता है। तो अब उसकी माँ के गुजरने के बाद विक्टर के फादर उसको किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये जानते भी है कि विक्टर को आगे जाके कुछ बड़ा करेगा, तो उसके लिए उसको सबसे पहले यहाँ से निकालने की ज़रूरत है। तो एक दिन रात को विक्टर और उसके फादर भाग जाते हैं, लेकिन पहाड़ों की ठंडी हवाओं के चलते विक्टर के फादर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो दम तोड़ देते हैं। अब विक्टर एकदम अकेला पड़ चुका है और क्योंकि उसने अपनी माँ को और अपने बाप को एकदम दर्दनाक मौत मरते हुए देखा है, तो उसके अंदर एक गुस्सा भी है, लेकिन इसी के साथ एक भूख भी बढ़ रही है कि उसको किसी भी हाल में साइंस और मैजिक में अपनी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ानी है और उन पावर्स को हासिल करना है और कभी भी ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन में वो नहीं फंसना चाहता है। तो इसी साइंस और मैजिक के ऑब्सेशन के साथ अपना भाई विक्टर स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में एंट्री लेता है। और देखो ये फेज़ इसकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ रहने वाला है, क्योंकि यही से चीज़ें एक्चुअल में बदलनी शुरू होने वाली है। तो जब वो यूनिवर्सिटी में कदम रखता है तो वो एकदम नई दुनिया देखता है, जहाँ पर वो लोगों को अपने से अलग समझता है और क्योंकि उसने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, तो वो लोगों से एक दूरी बना के भी रखता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये प्रूव भी करना चाहता है कि नहीं भाई, मैं भी कुछ हूँ। अब वो कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है, ऑफ कोर्स उसके ब्रिलियंस और साइंस को एक अलग नज़रिए से देखने की वजह से। लेकिन अब इसके पर्सनैलिटी के अंदर एक एरोगेंस भी आ चुका है कि भाई मैं क्यों उन रूढ़ियों से चली आ रही मेथड्स को फॉलो करूं। और इसकी इसी एटीट्यूड की वजह से कुछ लोग तो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो इसके साथ पढ़ रहे होते हैं और कुछ प्रोफेसर अब इससे डरते भी है और इसके इसी ब्रिलियंस की वजह से इसका ईगो और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और इसके बाद एंट्री होती है अपने रीड रिचर्ड की, जिसको हम आगे जाके मिस्टर फैंटास्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो विक्टर डूम और रीड रिचर्ड की कहानी बहुत ही आगे तक जाने वाली है, क्योंकि रीड रिचर्ड एक ही ऐसा बंदा है जो कि विक्टर की इंटेलेक्ट को मैच करता है और इसकी वजह से इन दोनों के बीच एक घमासान राइवलरी देखने को मिलती है, जो कि शुरू तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आना शुरू हो जाती है जब अपने विक्टर भाई का ईगो फिर से बीच में आ जाता है कि भाई मैं ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ और कोई भी मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। तो विक्टर डूम और रीड रिचर्ड की राइवलरी सिर्फ एकेडमी तक सीमित नहीं थी, इन दोनों की आइडियोलॉजी में भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क था, क्योंकि जहाँ पर विक्टर डूम एक ऐसी पावर को हासिल और कंट्रोल करना चाहता है जो कि इंसानों की समझ के परे है, तो अपना रीड रिचर्ड नॉलेज चाहता है क्योंकि वो मानवता के विकास में और भी ज़्यादा मदद कर सके। तो इनकी यही डिफरेंट आइडियोलॉजी की वजह से आगे जाके इन दोनों के बीच टकराव देखने को मिलता है। और अब इसी यूनिवर्सिटी के टाइम में विक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि वो अपनी माँ के साथ बात कर सके। वो एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश करता है जो कि आफ्टर लाइफ के साथ बात कर सके, वो भी साइंस और जादुई कलाओं की मदद से। अब देखो यहाँ पर रीड रिचर्ड्स भाई अपना कहता है कि तू ये मत कर, ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की एक्सपेरिमेंट है, लेकिन विक्टर का वो 7 समुद्र से भी बड़ा ईगो
ये कहता है कि भाई मुझे तेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये अकेला भी कर सकता हूँ, और उसकी वार्निंग को एकदम अनदेखा कर देता है। और भाई फिर क्या होना था, एक्सपेरिमेंट में एक एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन की वजह से इसका ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक डिज़ास्टर साबित होकर रह जाता है, वो भी इसकी गलत धारणाओं की वजह से। इस एक्सप्लोजन ने उसके चेहरे को पूरा बिगाड़ के रख दिया होता है, और ये एक्सपेरिमेंट ना ही उसको फिजिकल लेवल पर एक साइकोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचाता है। अब क्योंकि विक्टर के हिसाब से वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो अपना पूरा दोष का टोपला अपने रीड रिचर्ड्स के सर पे डाल देता है कि भाई ये जो भी हुआ है ये तेरी जेलेसी की वजह से हुआ है, ये अगर मैं इसमें नाकामयाब हुआ हूँ तो वो तेरी वजह से है, और वो तू ही है जिसने मुझे इसमें नुकसान पहुँचाया है। ये एक्सपेरिमेंट एक फेलियर है अब तक की इसकी सारी नॉलेज और पावर का। इसके इसी एक्सपीरियंस की वजह से ये ठान लेता है कि भाई ये अब किसी पर भी कभी भी भरोसा नहीं करेगा, और एक मन में गांठ बांध लेता है कि भाई मैं ही सबसे ज़्यादा अब सुपीरियर हूँ। और इसके अंदर एक जुनून सवार है कि मैं उस सबसे बदला लेना चाहता हूँ जिसने मेरी बिलीफ को ठुकराया है। तो स्पेशली यहाँ पर किसकी बात हो रही है आप खुद समझ जाओ। जी हाँ, अपने रीड रिचर्ड्स भाई की। नॉलेज के बढ़ते भूख और पावर की वजह से ये बहुत सारी कंट्री घूम रहा है, और ये फाइनली तिब्बत आकर रुकता है, जो कि अपनी एंशियंट ट्रेडिशन की वजह से जानी जाती है। इसी के साथ इसको एक मेंटर की तलाश है जो कि इसको जादुई कलाएँ और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा सके, और वो फाइनली ऐसे मॉन्क से मिलता है जिसने स्पिरिचुअलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की होती है। तो अब वो यहीं पर रुककर अपनी साइंस और जादुई कलाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जो कि इसकी पहले सीखी गई कलाओं से बहुत ही अलग होती है। तिब्बत में रहकर उसने अपने लिए एक पूरा आर्मर सूट तैयार कर लिया है, जो कि जादुई शक्तियाँ और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बना हुआ है। ये आर्मर सूट सिर्फ सिंबल नहीं है, ये इसके लिए एक पूरी नई पहचान है, जो कि इसको ना ही सिर्फ फिजिकली पर इमोशनली कमज़ोरियों से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। और अब विक्टर वॉन डूम का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा डॉक्टर डूम में हो चुका है। इसकी एरोगेंस पर्सनालिटी की वजह से ये मास्क को ठंडा होने से पहले ही अपने मुंह पर पहन लेता है, जिसकी वजह से इसका चेहरा तो जल ही जाता है, लेकिन साथ में ये वो भी दिखाता है कि इसको जो चाहिए वो चाहिए ही, फिर चाहे इसमें इसका खुद का पर्सनल लॉस ही क्यों ना हो। फिर डॉक्टर डूम अपने नए आर्मर सूट और नई पावर्स के साथ अपने होमलैंड लातवेरिया में वापसी करते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर तो एक तानाशाही शासन चल रहा है, और वो उसी वक्त समझ जाते हैं कि भाई अगर यहाँ पर अपना पलड़ा जमाना है तो किसी तरह इन लोगों को यहाँ से छुड़वाना पड़ेगा, और फिर वो उन लोगों को छुड़वा के उनका मसीहा बन जाता है। फिर भले इसकी टेक्निक्स कितनी ही रूथलेस क्यों ना हो, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब डॉक्टर डूम ने अपने आप को एक डिक्टेटर घोषित कर दिया है। वो अपने लोगों की मदद भी करेगा, उनकी रक्षा भी करेगा, लेकिन हर बार जैसे हम देखते हैं कि भाई के रूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि हम हर तानाशाह में देखते ही है। और फिर वो अपने आप को डॉक्टर डूम घोषित कर देता है। खुद को लातवेरिया का रूलर घोषित करने के बाद वो अपना ज़्यादातर समय अब साइंस और टेक्नोलॉजी में बिताना शुरू कर देता है, और एक ऐसे नेशन की स्थापना करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और जो कि आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर डूम की इस बढ़ती हुई शक्तियों की वजह से अब बहुत सारे सुपर हीरोज़ और विलन से ये मिलता रहता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी रहती है फैंटास्टिक फोर के साथ, और उसमें भी खास करके रीड रिचर्ड्स के साथ, क्योंकि उसके साथ मामला थोड़ा पर्सनल हो जाता है। तो दोस्तों ये है डॉक्टर डूम, जिसकी हमने इस वीडियो में बात की और देखा कि इसका ईगो कितना बड़ा है। खुद को सबसे ऊपर समझना और कोई मेरे मुकाबले मतलब मेरे लेवल का कोई है ही नहीं, ये समझना, इसकी यही चीज़ इसको सुपर विलन बनाती है। और इसका ईगो ना हमेशा से एक बाउंड्री को पुश करता रहता है, जहाँ पर ये अपने अल्टीमेट पावर की भूख में कभी कभी सेलेस्टियल से भी भिड़ जाता है, ये कह के कि भाई मैं भी इन लोगों से कम थोड़ी ना हूँ। और भाई यहाँ पर भी ना रुक कर ये एसगार्डियन जैसे कि थॉर और भी कई सारे गॉड से भिड़ जाता है। भले इनके पास गॉड की शक्तियाँ हैं, लेकिन मजा ले कि अपने डॉक्टर डूम को कोई फ़र्क पड़े, बल्कि ये तो इन सब लोगों को अपने वर्चस्व के लिए कांटे के समान देखता है। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि अपना रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है, क्योंकि एक वही बंदा है जो कि इस रोल को काफ़ी अच्छे से निभा सकता है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अपना रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस कैरेक्टर को भी एक यादगार सुपर विलन कैरेक्टर बना देगा। बाकी देखते हैं कि अब चीज़ें कैसे निकल के आती है। तो एंड में इतना ही कहूँगा कि भाई अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।